सुप्रभात मित्रों। आज हम आलोचना का नेक्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित हैं। आज हम देखेंगे शुक्लोत्तर युग। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक हैं। हम जो है भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं शुक्लोत्तर युग। तो इसमें पहले आते हैं आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी। ये महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक हैं। कैसे हैं? प्रभाववादी समीक्षक हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। किसने माना है? तो शांतिप्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। फिर देखेंगे कि शांतिप्रिय द्विवेदी की प्रमुख समीक्षा कृति देखेंगे तो सामायिकी, हमारे साहित्य निर्माता और संचारणी, तीन ही इनका देखा है। और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की आलोचना एक न एक पूछी ही जाती है हर एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या नेट जेआरएफ हो या जो है अन्य स्टेट में जो टीजीटी पीजीटी होते हैं और हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर, सब में नंद दुलारे से ज़रूर एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब हिंदी इनका है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ये रचना पूछी गई है। हमने जब नेट का एग्ज़ाम दिया था, हमें लगता है 2020 उसमें हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये 1942 का है। जयशंकर प्रसाद 1940 का है। प्रेमचंद। फिर आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 52, महाकवि निराला 65, नई कविता 73, कवि सुमित्रानंदन पंत 1976, रस सिद्धांत 77। अब देखेंगे हम डॉक्टर नगेंद्र का और नंद दुलारे वाजपेयी दोनों का ही रस सिद्धांत है, लेकिन नंद दुलारे का जो है 77 में है, मतलब 1975 में है, और डॉक्टर नगेंद्र का 1975 में है। 2 साल का अंतर उनका 77 में है, किसका? नंद दुलारे वाजपेयी का, और 75 में नगेंद्र का है। ठीक। और साहित्य का आधुनिक युग 1978, और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979, नया साहित्य नए प्रश्न। तो हमको हमारे सर ने कहा कि नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना बहुत ही प्रसिद्ध है, ये पूछी ही जाएगी। तो इसको एक कहानी के टाइप वो बोले थे याद करने के लिए, तो हमने ऐसे याद किया था कि जो नंद है, नंद मतलब जो हमारी ननद होती हैं, ननद भौजाई का रिश्ता होता है, जो ननद होती हैं उनकी जय करो, ननद की जय करो, क्योंकि 40 है ये पहले रचना आएगी, तो ननद की जय करो। तो वो प्यार करेंगी, प्रेमचंद प्यार करेंगी, और जो है 20 तरीके से प्यार करेंगी, मतलब 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 20 तरीके से प्यार करेंगी। और आधुनिक साहित्य भी तुमको 50 में बताएंगी, और महाकवि सूरदास और महाकवि निराला के बारे में भी बताएंगी, और नई कविता भी आपको सुनाएंगी। अगर उनसे प्यार नहीं करोगे तो क्या होगा? तो वो नए चीज़ें पथ करके और सिद्धांत सुनाएंगी, 10 सिद्धांत सुनाएंगी, और साहित्य का आधुनिक युग बताने लगेंगी। और जब आधुनिक युग बताएंगी तो आधुनिक साहित्य के साथ सृजन और समीक्षा भी करने लगेंगी। ऐसी रीत और शैली अपनाएंगी, तुम्हारे बारे में नया साहित्य और नए प्रश्न खड़ा कर देंगी। ठीक, ऐसे मैंने याद किया था एक स्टोरी बनाकर। और फिर हम देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय है, मतलब मिला जुला रूप है, भारतीय और पाश्चात्य का मिला जुला रूप हुए। किसके आलोचना में? इनके डॉक्टर नगेंद्र के। और ये कैसे आलोचक हैं? रसवादी आलोचक हैं। ठीक। तो इनका देखा जाएगा ये सुमित्रानंदन पंत। अब देखिए, जब हमने देखा इनका, तो इन्होंने भी पंत पर लिखा है, लेकिन कवि सुमित्रानंदन पंत, नंद दुलारे वाजपेयी, और ये केवल जो है सुमित्रानंदन पंत लिखे हैं। जब कवि लगा रहेगा तो नंद दुलारे वाजपेयी का रहेगा, सिर्फ सुमित्रानंदन पंत रहेगा तो डॉक्टर नगेंद्र का रहेगा। तो जो है डॉक्टर नगेंद्र जो है
डॉक्टर नगेंद्र से मिलने पंत जी आते हैं और क्या करते हैं, साकेत एक अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद ये देव और उनकी कविता को देखते हैं और उनकी कविता को देखकर ये रीतकाव्य की भूमिका मिलते हैं, क्योंकि देव जी कहाँ जो है रीतकाल के कवि हैं। इसलिए जब जो है नगेंद्र जी पहले सुमित्रानंदन से मिलते हैं और उनके ऊपर साकेत एक अध्ययन लिख देते हैं। फिर उसके बाद देव और उनकी कविता जब देखते हैं तो रीतकाव्य की भूमिका लिख देते हैं। फिर उसके बाद ये राम की शक्ति पूजा पढ़कर उसको क्या बताते हैं, निराला की कालजयी कृति है। जब ये पहले क्या किए, ये सुमित्रानंदन पंत से मिले तो साकेत एक अध्ययन कर लिए। फिर उसके बाद देव और उनकी कविता को पढ़ते हैं तो रीतकाव्य की भूमिका लिखते हैं। फिर राम की शक्ति पूजा जब पढ़ लेते हैं तो क्या कहते हैं, ये निराला की कालजयी कृति है। फिर हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ पढ़ते हैं, तब ये जाकर अपना शैली विज्ञान बनाते हैं। ठीक, फिर आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताते हैं और भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि देखते हैं। फिर रस सिद्धांत बनाते हैं, नई समीक्षा और नए संदर्भ बताते हैं। अब देखिए नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या लिखा था, नया साहित्य नए प्रश्न, लेकिन ये नई समीक्षा नए संदर्भ बताते हैं। फिर ये जो है उसके बाद कामायनी के अध्ययन की समस्या बताएंगे। फिर आधुनिक हिंदी नाटक लिखते हैं, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका बताते हैं। इन्होंने कई चीज़ की भूमिका बताई है। अब हमें कंठस्थ करने के लिए चीज़ों को कई बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मिक्सअप हो जाती हैं रचनाएं। अब नाम में सिमिलरिटी रहती है, इसलिए अगर हम अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे सावधानीपूर्वक तो रचनाएं मिक्सअप हो जाती हैं और एग्ज़ाम हॉल में हमसे चूक हो जाती है। हमें लगता है हम सही करके आए हैं, लेकिन जब आके क्वेश्चन घर पे मिलाते हैं तो कहते ओ ये तो इनकी थी, हमें लगा इनकी है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें बार बार चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। मैं आज माध्यमिक में अध्यापक हूँ, लेकिन मैं फिर चीज़ों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए चीज़ों को फिर देखती रहती हूँ और इसी बहाने वीडियो बनाती हूँ कि ताकि मैं भी देख सकूँ। नहीं तो चीज़ें तुरंत भूल जाती हैं, चीज़ें अस्थायी नहीं होती। ये चीज़ बस अभ्यास पर निर्भर करती है। ये नहीं कि हमने एक दिन पढ़ लिया, 10 दिन नहीं पढ़ा तो वो चीज़ हमारे दिमाग में रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि जो अध्ययन है ये अभ्यास की चीज़ है, रेस्ट करने की चीज़ नहीं है कि आपने 1-2 दिन पढ़ लिया, 1 महीने रेस्ट करो, आप फिर जीरो पे ही आ जाएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि इन्होंने भूमिका, हमने कहा भूमिका से संबंधित इनकी रचना देखेंगे। ये रीतकाव्य की भूमिका लिखते हैं और फिर इधर हम देखते हैं भारतीय काव्यशास्त्र पर भूमिका लिखते हैं। ठीक, और फिर भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका लिखते। 3 तो इनकी भूमिका पर हो गई। किसकी हो गई, रीतकाव्य की भूमिका हो गई और फिर भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका हो गई। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका हुई तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका लिखते हैं और फिर ये काव्य बिंब लिखते हैं और साहित्य का समाज शास्त्र बताते हैं। और ऐसे जैसे मैंने भूमिका बताया, ऐसे ही ये प्रवृत्तियाँ कुछ लिखें, जैसे हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ और आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ और आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ। तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि ये प्रवृत्तियाँ और भूमिका की रचनाएं हमने देखा था, ये डॉक्टर नगेंद्र की हैं। और जब रस सिद्धांत पूछा जाएगा तो रस सिद्धांत अगर ये डेट नहीं दिया गया है तो हम डॉक्टर नगेंद्र का ही लगाएंगे, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र का ही रस सिद्धांत ज़्यादा फेमस है। लेकिन जब डेट रहेगा 77 और 75 तो 77 हम नंद दुलारे वाजपेयी का लगाएंगे और 75 किसका लगाएंगे, डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ही प्रमुख आलोचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों को उन्होंने जो कथन किया किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जो भी कहते हैं वो इनका उसका तोड़ निकालते हैं और उसके बारे में कुछ अलग ही टिप्पणी देते हैं। जैसे इन्होंने शुक्ल जी ने कबीर को साहित्य में स्थान नहीं दिया, थोड़ा बहुत उनके बारे में बहुत हल्का सा लिखा है। और लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है कबीर को बहुत महत्व दिया है। और फिर देखते हैं कि जो है शुक्ल जी कहते हैं कि भक्तिकाल का उदय ये मुस्लिम बर्बरता से हुई, मुस्लिम आगमन से हुआ। मुग़ल आए तो जाके भारतीय इतने ना तो इधर जा पाता ना उधर जा पाया, इसलिए वो जो है भक्त के मार्ग पर चला। तो
ये हजारी बोलते हैं अगर इस्लाम ना आया होता तो भी भक्ति काल वैसा का वैसा रहता, ये हजारी कहते हैं। तो दोनों का हमें लगता है कि विरोधी धारा है, लेकिन कोई भी आलोचक हजारी जी के विरोध नहीं बोला, सब उनके जो है समकक्ष ही बोले हैं, उन्हीं की परिपाटी पर चले। लेकिन हजारी जी एकदम उनके विपरीत चलते हैं, उनकी बातों को काटते हैं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। कैसे हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। फिर हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं निम्न हैं। सूर्य साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 और कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और सहज साधना 1963, कालिदास की लालित योजना 65, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। शुक्लोत्तर युग के आलोचक निम्नलिखित हैं। डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा, कहानी का रचना विधान, हिंदी गद्य शैली का विकास। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, हिंदी कहानी अपनी जवानी। कविता और कविता, प्रेमचंद एक विवेचन। प्रेमचंद एक विवेचन किसका है? इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान भी फेमस है, लेकिन इनकी यही रचनाएं ज़्यादा फेमस है, प्रेमचंद एक विवेचन। और समकालीन आलोचना डॉक्टर देवराज का देखेंगे तो इनका छायावाद का पतन बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं। डॉक्टर देवराज उपाध्याय, साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964 और डॉक्टर देवराज उपाध्याय, साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964 और देवराज का क्या था? छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं। डॉक्टर देवराज उपाध्याय का साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964। इलाचंद जोशी, ये सब जो है कैसे आलोचक माने जाएंगे? तो मनोविश्लेषणवादी। अब इलाचंद जोशी को देखिए, इस साहित्य सृजना 1940, विवेचना 1948, विश्लेषण 54, देखा परखा 57। इनकी रचनाएं ये चारों फेमस हैं। तो हम लोग ऐसे याद किए थे इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी जोश में आकर क्या करते हैं? साहित्य की सृजना करते हैं 40 में, फिर उसकी विवेचना 48 में करते हैं, फिर उसके बाद वो विश्लेषण करते हैं। कैसे करते हैं? देख परख कर 57। देखिए इलाचंद जोशी जोश में आकर साहित्य की सृजना 40 में करते हैं, विवेचना 48 में करते हैं, फिर विश्लेषण वो 54 में करते हैं। कैसे करते हैं? देख परख कर 57 में, देखा परखा 57 में। ठीक ऐसे 2-3 बार पढ़ेंगे हम एक स्टोरी बना के, तो हमें रचनाएं किसकी है ये याद रहेगी, भूलेगी नहीं एग्जाम हॉल में भी। इलाचंद जोशी जोश में आकर क्या करते हैं? साहित्य की सृजना करते हैं 40 बार सृजना करते हैं, फिर 48 बार विवेचना करते हैं, 54 बार विश्लेषण करते हैं और 57 बार देखते परखते हैं। कौन? जोशी जी, जोश में आकर। अब हमने इनका भी फेमस था, हजारी का भी हम एक बार ट्रिक से देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 बार सूर साहित्य को 30 बार पढ़ेंगे। हजारी जी 1000 बार सोचते हैं कि सूर साहित्य को 30 बार पढ़ लें, फिर सोचते हैं कि लाओ 40 बार हिंदी साहित्य की भूमिका लिख लें। पहले इन्होंने सूर साहित्य को 30 बार पढ़ने का सोचा, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका को 40 बार लिखने का सोचा। फिर ये कहते हैं चलो कबीर से ही मिल लेते हैं, 41 में, चलो कबीर से ही मिल लें 41 में, और फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल हमको 52 में पता ही चल जाएगा। सहज साधना करने बैठ जाते हैं 63 में, फिर उसके बाद ये कालिदास की लालित योजना बनाते हैं 65 में, और फिर मध्यकालीन बोध का स्वरूप इनको हो जाता है 70 में। पहले ये हजारी जी 1000 बार सोचते हैं कि सूर साहित्य हम पढ़ लें 30 बार, नहीं पढ़ पाए। फिर सोचे कि हिंदी साहित्य की भूमिका चलो 40 बार देखते हैं, नहीं कर पाए। फिर ये 41 में प्लान बनाते हैं कबीर से मिलने। कबीर से मिलने जाते हैं तो कहते हैं चलो उनसे मिल लेंगे, और उसी समय जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 52 में देख लेंगे, और सहज साधना के लिए बैठ जाते हैं 63 में। जब वहाँ जाते हैं देखते हैं कि कबीर जी सहज साधना पर बैठे हुए हैं 63 में। फिर ये कालिदास की लालित्य योजना बनाते हैं कि अब चलो योजना बनाते हैं कालिदास की लालित्य के लिए 65 में। फिर जब ये योजना बनाते हैं तो इन्हें मध्यकालीन बोध का स्वरूप का बोध हो जाता है 70 में।
ऐसे आप अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हैं, बस ऐसा इमेज बनाइए कि वो उसका प्रतिबिंब छप जाए हमारे दिमाग में, भूले ना। और ये जब हम जो कुछ भी अपने प्रतिबिंब पर बिठाते हैं उसका काम हमें एग्ज़ाम हॉल में आता है। अब ऐसे हम पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें सब मिक्सअप होती जाती हैं। जब कुछ ना कुछ हम रिलेट करके, किसी से रिलेट करके या किसी स्टोरी से रिलेट करके, किसी व्यक्ति से रिलेट कर कर, अपने सगे संबंधियों से रिलेट करके जब हम याद करते हैं तो वो चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं। तो हमने ऐसा ही किया था। बाकी आपका अपना नज़रिया है, आप जैसा भी उसे समझें। और फिर हम शुक्लोत्तर युग तो हम देख ही चुके हैं। देखते हैं सर, इधर हमने नहीं देखा था। नलिन बिलोचन शर्मा दृष्टिकोण लिखते हैं। मानदंड साहित्य का इतिहास दर्शन का फेमस है। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद, दिनकर और उनकी काव्य कृतियाँ, छायावाद और प्रगतिवाद। हिंदी आलोचना में ईलाचंद जोशी को मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक माना जाता है। ठीक, धन्यवाद।